हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रक्त पित्त रोग के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे रक्त पित्त के निरुक्ति, उसके व्याख्या, उसके संप्राप्ति निदान, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, उसके प्रकार एंड देन प्रकारानुसार उसके लक्षण, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि हमें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त पित्त की उत्पत्ति के बारे में कि रक्त पित्त की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उसकी कथा देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो दक्ष प्रजापति हैं उनके यज्ञ का विध्वंस हो जाने के बाद भयभीत होकर इस सभी प्राणी इधर उधर भागने लगे थे। इस अभी परिस्थिति में भगदड़ मचना, तैरना, दौड़ना, कूदना, लांगना आदि से शरीर को पीड़ित करने वाली घटनाएं पैदा हुई, जिसके कारण शरीर के उत्पन्न हुए संताप से रक्त पित्त व्याधि की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो जब दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ चल रहा था उसमें जो सती थी उन्होंने अपने प्राण आहुति दी थी, जिसके कारण भगवान महादेव क्रोध होकर क्या किया था, उन्होंने अपने काल भैरव स्वरूप को वहां पे भेजा था, जो कि वहां पे विध्वंस करने लगे। विध्वंस करने के कारण वहां पे लोग डरने लगे और इधर उधर भागने के कारण उस शरीर में बहुत सारे चोट लगे, घटनाएं हुई, पीड़ित घटनाएं हुई, जिनके कारण उनके शरीर में संताप की उत्पत्ति हुई और इस संताप से ही वहां पे रक्त पित्त व्याधि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया है। अब इसके पर्याय की बात करें तो इसको लोहित पित्त भी कहते हैं। बेसिकली जो रक्त पित्त है, रक्त में रक्त को लोहित कहते हैं, इसलिए रक्त पित्त को लोहित पित्त भी कहा जा सकता है। बात करेंगे इसके निरुक्ति या फिर व्युत्पत्ति के बारे में, तो बोला गया है कि रक्त युक्तम पित्तम रक्त पित्तम, मतलब कि रक्त के साथ संयुक्त होकर पित्त विकार उत्पन्न होता है, इस विकार को ही हम लोग रक्त पित्त कहते हैं। फिर रक्त दुष्यम पित्तम, मतलब कि रक्त की दुष्टि पित्त द्वारा होती है, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय संबंध होता है, तो रक्त की दुष्टि अगर हो रही है तो पित्त की भी दृष्टि होगी और पित्त की दृष्टि जो है वो रक्त की दृष्टि करता है। और रक्तवत पित्तम रक्त पित्तम, ठीक है, मतलब कि रक्त के समान जब पित्त हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को रक्त पित्त कहते हैं। वहीं पे इसके व्याख्या की बात करेंगे कि व्याख्या क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि पित्त की उत्पत्ति रक्त से होती है और पित्त रक्त का मल है, दोनों एक दूसरे के सहचारी है। प्रकोपित हुआ पित्त दोष रक्त को दूषित करता है और प्रकोपित पित्त का दुष्ट रक्त के संसर्ग में आने से रक्त की दुष्टि बढ़ जाती है। इस कारण दुष्ट रक्त का गंध और वर्ण पित्त को प्राप्त हो जाता है। इस तरह दूषित पित्त और रक्त के सहचर को रक्त पित्त या लोहित पित्त कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पित्त की उत्पत्ति रक्त से हो रही है, मतलब कि पित्त क्या है, रक्त का मल है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों एक दूसरे के सहचारी है, दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ आश्रय भाव से रहते हैं। अब ये जो प्रकोपित हुआ पित्त दोष है वो रक्त को दूषित करता है और प्रकोपित पित्त का दुष्ट रक्त के साथ संसर्ग होने से रक्त का दुष्टि बढ़ जाती है और रक्त में गंध और वर्ण पित्त के समान आ जाता है और इस कंडीशन को हम लोग रक्त पित्त कहते हैं। वहीं पे इसके हेतु के बारे में बात करेंगे कि इन किन कारणों से यहाँ पे रक्त पित्त बनता है, तो वहां पे बोला गया तस् उष्ण तीक्ष्ण अम्ल च कटुकनी लवाणी च धर्मश्च अविदाहश्च हेतु पूर्व निर्दिष्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें बताए गए हैं, जैसे कि बोला गया है कि क्रोध, शोक, भय, विरुद्ध, आतप आदि जो बोले गए हैं अनल, ये सभी रीजंस बताए गए, जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण क्षार अम्ल लवण कटु पदार्थों का अति सेवन कर रहे हैं तो विदाही अन्नपान के सेवन से, अति आतप सेवन करने से मतलब बहुत ज्यादा धूप सेक रहे हैं, अति वायु का सेवन कर रहे हैं, अति अध्वगमन बहुत ज्यादा पैदल चल रहे हैं, फिर अति व्यय मतलब कि जरूरत से अधिक व्यय मैथुन कर्म कर रहे हैं, तो शोक भय आदि मानसिक हेतु के कारण दूध के साथ लवण व क्षार युक्त या फिर शाक युक्त भोजन कर रहे हैं, मूली सरसप लहसुन द्वारा सवीर आदि का प्रयोग कर रहे हैं, दूध के साथ अम्ल द्रव्यों का सेवन करना, क्रोध शोक भय आदि मानसिक कारण से, विरुद्ध आहार के सेवन करने से और अग्नि के सेवन करने से, इन सभी कारणों से क्या होता है, पित्त प्रकोपित होता है और ये प्रकोपित पित्त रक्त को दूषित करके वहां पर रक्त पित्त की उत्पत्ति करता है। अब संप्राप्ति की बात करेंगे किस प्रकार हेतु के सेवन के बाद वापस से रक्त पित्त की निर्मित होती है वहां पे, तो बोला गया कि उपरोक्त हेतुओं के सेवन से पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है। पित्त स्वयं के उष्ण गुण से मांसादि धातु का स्वेदन करके जल भाग को रक्त में खींच लाता है और इन कारणों से रक्त का भी प्रमाण में बढ़ जाता है। इस तरह से रक्त की मात्रा अधिक होने से प्रकोपित पित्त एवं दुष्ट रक्त शरीर में सर्वत्र परिभ्रमण करता और यह दुष्ट रक्त और पित्त यकृत और प्लीहा से उद्भव होने वाले रक्तवाही शिरामुखों में अवरोध निर्माण करते हैं, रक्तवा स्रोतस के इन मूल स्थानों में अवस्यंद निर्माण करते हैं और इस तरह रक्त की दुष्टि होकर रक्त पित्त व्याधि निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है पूरे संप्राप्ति में कि सभी जो निदान ऊपर बताए गए हैं 13 निदान, तो उनके कारण क्या हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है।
अब ये बढ़ा हुआ पित्त में उष्णता बढ़ा हुआ रहेगा, तो जिसके कारण ये क्या करता है, मांस में जो भी क्लेद रहता है या फिर जलीय अंश रहता है उसको खींचकर रक्त में ला देता है, जिससे रक्त का प्रमाण बढ़ जाता है। अब पहले से ही पित्त दूषित था, ऊपर से रक्त का प्रमाण बढ़ चुका है, तो ये रक्त और पित्त दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे शरीर में क्या करने लगते हैं, भ्रमण करने लगते हैं। जैसे ही ये भ्रमण करना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो यकृत है और प्लीहा है उनमें से जो निकलने वाले रक्तवाही शिरा है उनको अवरोधित कर देते हैं और वहां पे अभिस्यंदन करते हैं, मतलब वहां पे भी रक्त का या फिर प्रमाण बढ़ा देते हैं, जिसके कारण शरीर में क्या होता है, रक्तपित्त व्याधि की निर्मित देखने को मिलती है। वहीं पे इसके संप्राप्ति चक्र की बात करेंगे तो सन्निप्रकृष्ट या फिर विप्रकृष्ट जो निदान है उनका सेवन हो रहा है, जिससे पित्त दोष की वृद्धि हो रही है। एक बार पित्त दोष बढ़ रहा है तो ये पित्त दोष क्या कर रहा है, धातु के साथ सहयोग करके रक्त धातु की दुष्टि कर रहा है और इसमें पित्त धातु उष्मा की वृद्धि हो रही है। अब उष्मा की वृद्धि पित्त में बढ़ने के कारण मांसादी धातुओं का श्रवण होकर रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो जा रही है और रक्त की वृद्धि के कारण ऊर्ध्व अधो मार्ग से रक्त प्रवृत्त होने लगता है, क्योंकि जितना रक्त होना चाहिए उससे ज्यादा रक्त होने के कारण रक्त जो है रक्त वाहिनी शिराओं से बाहर निकलता है और अलग अलग मार्गों से, दैट इज ऊर्ध्व अधो और तिर्यक मार्गों से प्रवृत्त होता है। इसी को हम लोग रक्तपित्त व्याधि अब कहते हैं। ठीक है, अब संप्राप्ति घटक की बात करेंगे, रक्तपित्त व्याधि में कौन से दोष से इन्वॉल्व रहते हैं, तो दोष में बेसिकली बोला गया कि पित्त प्रधान दोष है। यहाँ पे दूसरे में रक्त धातु की दुष्टि हो रही है, स्रोतस में रक्तवा और रसव स्रोतस की दुष्टि हो रही है। अधिष्ठान ये जो है कहाँ जा रहा है, यकृत और प्लीहा में जाके अवरोध कर रहे हैं, वहां पे संग और बीमार गमन कर रहे हैं। ये आंसुकारी भी हो सकता है और चीरकारी भी देखने को मिल सकता है। अग्नि में बेसिकली धातु अग्नि की दुष्टि हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पित्त है वो अमाशयुक्त होने के कारण इसका उद्भव स्थान कहाँ पे, अमाशय में। और संचार स्थान ये जो पित्त है अलॉन्ग विद द रक्त पूरे शरीर में संचरण कर रहा है, इसी कारण इसका जो संचार स्थान है वो पूरा सर्व शरीर हो गया। और व्यक्त स्थान में ऊर्ध्व मार्ग से निकल रहा है तो ऊर्ध्व, व्यक्त अधः से निकल रहा है तो अधः, या फिर बाह्य व स्रोतस और रोमकूप इसका उद्भव स्थान हो जाएंगे। और साध्य साध्यता में जो रक्त पित्त व्याधि है ये क्रुच्छ साध्य मानी गई है। वहीं पे इसके प्रकार की बात करेंगे तो बेसिकली दोष के अनुसार इसके 7 प्रकार बताए गए हैं। एक कफज, वातज, पित्तज और उसके बाद द्वंद्वज 3 और एक सन्निपातज। इस तरह से टोटल 7 प्रकार जो है दोषानुसार रक्तपित्त के बताएं। और वहीं पे दिशा अनुसार, मतलब कि किस दिशा से रक्त प्रवृत्त हो रहा है उसके अनुसार ऊर्ध्वक रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त और तिर्यक रक्तपित्त कहे गए हैं। अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, सामान्य लक्षण या फिर पूर्व रूप के बारे में। तो सबसे पहले रक्तपित्त के पूर्व रूप में बोला गया है कि सदनम, सदनम मतलब पूरे शरीर में अंग साध रहता है, मतलब कि शरीर में थकावट बनी रहती है। फिर शीत कामित्व बोला गया है, मतलब कि ठंडी चीजों की इच्छा होती है। फिर कंठ धूमायन, मतलब कंठ से ऐसा लगता है कि वहां से धुआं निकल रहा है। फिर वमन, मतलब कि दैट इज वमी बोला गया है, मतलब कि वहां पे वमन होते हुए देखने को मिलता है। लोह गंधिष्य, मतलब कि जो वमन रहेगा या फिर जो श्वास रहेगा वो लोह की तरह, मतलब कि आयरन लाइक ब्रीथ वहां पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा वहां पे बोला गया कि मत्स्य गंधता रहता है। ठीक है, जो चरक और वाग्भट है उन्होंने बोला है कि जो उसका श्वास रहेगा, प्रश्वास रहेगा, उसमें फिशी स्मेल देखने को मिलता है। वहीं पे इसके लक्षण की बात करें तो प्रकार अनुसार लक्षण में सबसे पहले वातज रक्तपित्त की बात करेंगे। वातज रक्तपित्त में वात के अनुसार लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे श्याव एवं अरुण वर्ण का पित्त जो रक्त है उसका स्राव होता है। जो रक्त रहेगा वो रोक्ष रहेगा, तनु रहेगा और फेनिल के साथ रहेगा, मतलब कि झाग युक्त रहेगा। और ये जो रक्त स्राव होता है वेग के साथ होता है। वहीं पे पित्तज रक्तपित्त की बात करें तो पित्तज रक्तपित्त में जो रक्त रहेगा वो पीत या फिर कृष्ण वर्ण का रहता है और विस्तरण से गंधीय होता है। साथ ही साथ इसमें स्कंदन जल्द होता है, मतलब जल्दी जल्दी प्रवाह देखने को मिलता है। और उष्ण होने के कारण यहाँ पे चंद्रिकाएं देखने को मिलते हैं, मतलब उसमें चमक रहता है। और कफज रक्तपित्त की बात करें तो कफज रक्तपित्त में कफ दुष्टि से स्निग्ध, तंतुल, पिच्छिल तथा श्वेत वर्ण का रक्त निर्माण होता है। ठीक है, कफ की दुष्टि हुई है तो कफ के गुण इसमें रक्त में देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्निग्ध रक्त रहेगा। तंतुल मतलब कि ऐसे तंतु जैसे मांझा होता है या फिर कोई भी रस्सी के समान, जब हम लोग उसको उंगलियों के बीच में करेंगे तो वहां पे तंतु निर्माण होंगे। वहां पे बोला गया पिच्छिल रहेगा, मतलब कीचड़ जैसा रहेगा। और साथ ही साथ श्वेत वर्ण का यहाँ पे रक्त की निर्मिति या फिर प्रवृत्ति देखने को मिलती है इन केस ऑफ द रक्त कफज रक्तपित्त। वहीं पे द्वंद्वज या फिर सन्निपातज रक्त की बात करें तो इसमें सन्निपातज और द्वंद्वज में दोषों के अनुसार सम्मिश्र लक्षण उत्पन्न होते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये हो गया हमारा दोषों अनुसार। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग दिशा अनुसार तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त के लक्षण में बोला गया है कि यह रक्तपित्त कफ संश्लिष्ट होता है, मतलब कफ के लक्षण के अनुसार ही इसमें ऊर्ध्वक रक्तपित्त में लक्षण मिलते हैं।
इसमें बेसिकली मुख, नासिका, नेत्र एवं कर्ण से रक्त की प्रवृत्ति होती है। और रक्त जो स्रावित रक्त होता है वो स्निग्ध होता है, पिच्छल होता है, सांद्र होता है, पांडुवर्ण एवं कफ युक्त देखने को मिल सकता है। वहीं पे अधोग रक्त की बात करें तो अधोग रक्तपित्त ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो रक्तपित्त है या फिर जो रक्त है उसका स्राव नीचे के मार्ग से होगा, अधोग मार्ग से होगा। तो इसमें बोला गया है कि ये जो रक्तपित्त होता है कैसा होता है, वात अनुबंधी होता है। मतलब वात दोष के साथ जब रक्तपित्त मिश्रित होता है तो उसको हम लोग अधोग रक्तपित्त कंसीडर करते हैं। इसमें गुद, मेद एवं योनि मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होती है। और साथ ही साथ रक्त जो स्रावित रक्त रहेगा उसका वर्ण श्याव रहेगा, अरुण रहेगा। ये रक्त रुक्ष रहता है, तनु रहता है और फेनिल मतलब कि झाग युक्त रहता है। और तीसरा बोला गया है इसमें दिशा के अनुसार दैट इज द उभय मार्गी रक्तपित्त। ठीक है, उभय मार्गी रक्तपित्त के लक्षण में बोला गया है कि इसमें वात और कफ दोनों का संबंध रहेगा। और इसमें ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्गों से क्या होता है, रक्त की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि जो ब्लीडिंग होगा ऊपर के मार्गों से, मतलब ऊपर के छिद्रों से भी होगा और नीचे के छिद्रों से भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे तिर्यक अर्थात रोमकूपों से भी रक्त की प्रवृत्ति है। मतलब कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है वहां से भी क्या होता है, रक्त निकलते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो स्रावित रक्त होता है ये वर्ण श्याम वर्ण का हो सकता है, स्निग्ध रहता है, पिच्छिल रहता है, तनु और फेनिल युक्त, मतलब पतला तो रहेगा लेकिन झाग युक्त होता है। मतलब कि वात और कफ दोनों के सम्मिश्र लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे रक्तपित्त के साध्य साध्यत्व की बात करें तो जो एक दोषज रक्तपित्त है वो साध्य होता है, जो द्विदोषज है वो याप्य हो जाता है और त्रिदोषज जो रक्तपित्त है वो असाध्य रहता है। वहीं पे ऊर्ध्वक रक्तपित्त जो होता है वो साध्य होता है, क्योंकि इसमें कफ का अनुबंध होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, विरेचन करते हैं। तो इसमें विरेचक जो औषधियां होती है अधिक मात्रा में होने के कारण हम लोग ऊर्ध्वक रक्तपित्त को इजिली ट्रीट कर सकते हैं। वहीं पे अधोग रक्तपित्त यहाँ पे होता है क्योंकि इसमें वामक दवा देनी पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमें वामक औषधियां कम होने के कारण ये याप्य मानी गई है। और उभय मार्ग जो रक्तपित्त होता है असाध्य है, क्योंकि इसमें दोनों तरह से रक्तपित्त या फिर रक्त का स्राव होने के कारण इसमें न अधो चिकित्सा दे सकते हैं न ऊर्ध्व चिकित्सा, इसीलिए इसे असाध्य मानी गई। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द होल रक्तपित्त व्याधि। तो जो रक्तपित्त व्याधि है इसमें 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। इसमें से भी आपको जो प्रकार है उसमें पूछे जा सकते हैं कि उस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि दोषानुसार कितने प्रकार बताए गए हैं या फिर दिशानुसार कितने प्रकार बताए गए हैं, तो वो आपको लिखने रहेंगे। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द रक्तपित्त व्याधि अब क्लियर हो गई होंगे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको एक्सप्लेन कर सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से और भी व्याधि से रिलेटेड, बीएमएस से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं, जो भी सिलेबस है उसके वीडियोज यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।